हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आएगा। साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छी भाषा में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ सपना और सपना की फैमिली से रिलेटेड। रीज़न बिहाइंड कि एग्जैक्टली चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि क्या हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, लेकिन द डे मैंने ये पोस्ट, ये कम्युनिटी सुनी और मुझे पता चला कि सपना राजवीर जी के केस को लेके आगे बढ़ रही है और इसके लिए वो आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो गई है। वहीं पे जब अभी एक दो दिन पहले ये सामने आया, ये पता चला कि अंकल ने भी कोई केस किया है, किसी केस के लिए वो भी आगे बढ़े हैं, तो मैंने भी इस चीज़ से रिगार्डिंग 2 वीडियोस बनाई थी और उन वीडियोस में आप लोगों को मेरा खुशी दिख रही होगी कि मैं इस चीज़ से संतुष्ट थी कि चलो इस बार दोनों ही फैमिली अगर एक कॉज के लिए एक साथ हुई हैं, आगे फाइट कर रही हैं, तो डेफिनेटली हमें निष्पक्ष जांच भी मिलेगी और हमें इन्वेस्टिगेशन भी मिलेगी और हमें कहीं ना कहीं जस्टिस भी मिल जाएगा। और बाहर वाले लोगों को इस चीज़ में घुसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर घर वाले खुद अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, जस्टिस के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उस समय तक पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि कौन सी कंप्लेन अंकल ने करी है, किस कंप्लेन की बात हो रही है, लेकिन एज्यूम और प्रिडिक्शन यही लगाए जा रहे थे कि अंकल ने अपने बेटे के लिए ही आगे जो है इन्वेस्टिगेशन को बढ़ा दिया है। लेकिन शॉकिंग चीज़ तब हुई जब कल मेरे सामने कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई और उसके बाद जब अपने एंड पे गूगल पे मैंने ये सब चीज़ें चेक करी तो मैं देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, प्लस मैं डिसअपॉइंट भी हुई। क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले ही ये मुद्दा छोड़ दिया था। मैंने सोचा था जब दोनों अब लीगल एक ही चीज़ को लेके जा रही हैं तो हमें दोनों की ही साइड से वेट करना चाहिए, क्योंकि जो न्याय है वो न्याय तो ग्राउंड लेवल पे ही मिलेगा और ऑफ कैमरा ही मिलेगा और पुलिस प्रशासन से ही मिलेगा। हमसे तो यहाँ बैठ के न्याय नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि अब जब चीज़ें लीगल चली गई हैं तो शायद अब बोलना ठीक नहीं है और जो भी चीज़ें होंगी, जितनी बताने की होंगी, सोशल मीडिया में जितनी ज़रूरत पड़ेगी फैमिली के मेंबर्स आके हमें अपडेट दे देंगे। क्योंकि तब तक एग्जैक्टली हम यही सोच रहे थे कि अंकल का जो केस है वो अपने बेटे के लिए है, लेकिन नहीं, हमारी सोच शायद गलत साबित हो गई या हमारी प्रिडिक्शन या जो एज्यूम कर रहे थे वो गलत साबित होगी। क्योंकि वो जो केस अंकल की साइड से हुआ है, पहली बात तो वो राजवीर भैया के लिए नहीं है, बिल्कुल भी उनके लिए नहीं है। जैसे कि उन्होंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था, एक वीडियो उन्होंने बनाई थी जहाँ पे उन्होंने हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हामी भरी थी। उसके बाद जब उनसे हेल्प और सपोर्ट के लिए कॉल किया गया तो उन्होंने बोला कि सब कुछ आप करो और उसके बाद मैं करूँगा हेल्प, लेकिन मैं कॉल पे बात नहीं करूँगा, सब कुछ आप करो। उसके बाद अंकल की, आंटी की, फैमिली की सिचुएशन को समझते हुए कि चलो वो लोग बुजुर्ग हैं, नहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना चाहते, तो हमने फिर ये बात सपना से एक्सपेक्ट करी कि अगर वो नहीं करना चाहते तो एज अ वाइफ तुम ये चीज़ कर सकती हो, उनकी ज़रूरत नहीं है, आप भी उस फैमिली का हिस्सा हो और आपके पति हैं तो वाइफ होने के नाते आप इस चीज़ के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हो। जहाँ पे वो इस बात के लिए अग्री भी हो गई और उसने डाला भी और बताया भी कि हाँ, मैं इसके लिए अकेले आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो यहाँ से अंकल और आंटी, क्योंकि बुजुर्ग हैं, अंकल बेसिकली बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते कोर्ट कचहरी के लिए, जस्टिस वगैरह से। तो बेटा चला गया, अब उन्हें जस्टिस चाहिए नहीं चाहिए तो वही जाने, लेकिन वो भागा दौड़ी नहीं कर सकते और इसीलिए उनकी बहू ने भागा दौड़ी का जो है अपने सर पे ले लिया, वो वाला कि मैं कर लूँगी भागा दौड़ी। लेकिन जब ये वाला कंप्लेन आया तो हमें सच में यही लगा कि ये राजवीर भैया के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब गूगल में पूरी केस की डिटेल्स आई, चेकआउट करी हमने, आप भी गूगल में केस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं अगर आपको नाम पता है, जो कि नाम सोशल मीडिया पे दिखाया गया था, नाम और स्टेट दिखाई गई थी। तो आप लोग चाहें तो अपने एंड पे गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको इससे रिगार्डिंग सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो छोटा सा आया था कट, उसमें द मध्य प्रदेश स्टेट के लिए था, नीचे नाम नहीं था। लेकिन जब आप पोर्टल खोलेंगे तो आपको पूरा नीचे दिखने को मिलेगा कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ साथ नीचे सपना का भी नाम है, बकायदा सपना चौधरी, है ना, ये पूरा नाम है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी हमारी दूर हो गई कि वो भैया के जस्टिस के लिए केस था। जी नहीं, उन्होंने सेक्शन 528 लगाया है। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी
लॉ से बिलोंग नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने थोड़ा बहुत गूगल से ली, इर्द गिर्द मुझे मिली, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मेरी बोली हुई हर एक बात रिलेटेड टू लॉ और धाराएं, मैं ये क्लेम नहीं करती कि बिल्कुल सही होंगी। आप अपने अपने एंड पे इस चीज़ को क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी लॉ फर्म से बिलोंग करता हो, जो भी फैमिली बैकग्राउंड से लॉ को जानता हो, या आपके जो भी नियर डियर आपके लीगल एडवाइज़र, आप उनसे इस बात की कंफर्मेशन ज़रूर कर लेना। जितनी जानकारी मुझे मिली है मैं उतनी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे बता रही हूँ कि 528 जो धारा इन्होंने यहाँ पे लगाई हैं, वो धारा लगी है एक तरीके से काउंटर करने के लिए सपना की एफआईआर को। अगर सपना ने कोई एफआईआर इनके ऊपर करी है तो उस एफआईआर को काउंटर करने के लिए हाई कोर्ट पे इन्होंने सेक्शन 528 सपना की उस एफआईआर पे डाला है, जिसमें अगर ये चीज़ प्रूव कर देते हैं तो सपना की जो एफआईआर है वो खारिज हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्टी ने कोई भी चीज़ बोली हाई कोर्ट में और वो तुरंत मान ली जाती है, क्योंकि ये वन साइडेड क्वेश्चनिंग है, ये दोनों की तरफ से नहीं है, ये वन साइडेड 528 गया है। और 528 डाला ही तब जाता है जब आप सामने वाले की चीज़ को चैलेंज करना चाहते हो। लेकिन अगर सपना अपने पति के केस को उठाती है तो उस केस को चैलेंज करने वाले घर वाले ही क्यों सामने आए? इसको चैलेंज कर सकता था ड्राइवर, अगर उसे अपने आप को बचाना था तो वो कर सकता है इस केस को चैलेंज, लेकिन ससुराल वाले अपने ही बेटे के केस को पहले ही चैलेंज नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए कि हमें सच और झूठ का फैसला कब मिलता है, कब पता चलता है? हमें तभी तो पता चलता है जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब एफआईआर होती है। एफआईआर के बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जांच पड़ताल का काम शुरू होता है। लेकिन अगर एफआईआर ही रद्द हो जाएगी तो आप मुझे बताइए कि इन्वेस्टिगेट चीज़ें कैसे होंगी? सच झूठ तो कभी सामने आ ही नहीं पाएगा। हम यहाँ पे इसी भरोसे पे तो बैठे हैं कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच होके जो भी विक्टिम, जो भी कल्प्रिट सामने आए वो हमें देखने को मिले। लेकिन 528 का मतलब है कि आप तो जांच को रोकने का प्रबंध कर रहे हो, और अगर जांच रुक गई तो सही और गलत, सच और झूठ का फैसला फिर कैसे होगा? आप खुद बताइए कैसे होगा? बहू के अगेंस्ट अगर 528 लगा दिया, बहू ने XYZ, इफ इन केस मान लो राजवीर के मैटर का ना हो, उसका अपना भी एक पर्सनल केस चल रहा था, उस मैटर पे भी हो, तो उस मैटर पे भी तो सच्चाई, झूठ और सच तभी सामने आएगा जब एफआईआर आगे बढ़ेगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, जब कानून जांच पड़ताल करेगा। लेकिन जब वहां तक चीज़ें जाने ही नहीं दी जाएंगी, उसको वहीं पर रोकने की कोशिश की जाएगी कि कैसे भी करके ये एफआईआर ही खारिज हो जाए, तो फिर हम सच और झूठ का फैसला कैसे कर पाएंगे? हमें यहाँ से बैठ के, अगर सपना की बातों पे विश्वास नहीं है, उनके ससुराल वालों की बातों पे विश्वास नहीं है, लेकिन हमें कानून पे तो विश्वास होना चाहिए कि कानून तो इस बात की सच्चाई पता लगाएगा कि कौन असली में कल्पित है, कौन विक्टिम है। लेकिन अगर ये चीज़ आगे ही नहीं बढ़ेगी, इसको यहीं ख़त्म और रोक देंगे, तो आप मुझे बताइए कि कैसे सच्चाई सामने आएगी? इसका मतलब सच्चाई को सामने आने से रोका जा रहा है, कि किसी भी तरीके से सच्चाई सामने ना आए, इसीलिए रोका जा रहा है ना? इसीलिए ये जो है पिटिशन ये डाली गई है अंकल की साइड से, 528 एग्जैक्टली यही धारा समझ में और दिख रही है पोर्टल में हमें। फिलहाल अभी इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि अंकल की कल हियरिंग थी। कल उनकी आई थिंक फर्स्ट हियरिंग थी। 16 फरवरी को या 18 फरवरी को ये केस रजिस्टर किया है, उसके बाद इनकी कल हियरिंग थी। हियरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी ये ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं हुआ है अपडेट। आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं श्योर भी नहीं बता रही, 1-2 दिन लगते हैं अपडेट होने में, तो 1-2 दिन के बाद अपडेट हो जाएगा कि अगर अंकल की हियरिंग थी और वो हियरिंग में गए हैं तो वहाँ पे क्या हुआ है। और अगर हाई कोर्ट की तरफ से 528 जो अंकल ने लगा दिया, उसकी वजह से सपना का जो है एफआईआर खारिज हो जाती है। एफआईआर खारिज का मतलब इन्वेस्टिगेशन वहीं पे रुक जानी, फिर कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। तो सपना भी काउंटर कर सकती है, वो भी चैलेंज कर सकती है इन चीज़ों को। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करके वो इस चीज़ के ऊपर काउंटर कर सकती है। इसके लिए वो अपने लीगल एडवाइज़र से ही सलाह मशवरा लेगी, एंड डेफिनेटली वो ले भी रही होगी, और वो ही उसको सही सलाह मशवरा देंगे। हम यहाँ पे बैठ के बस ये सोच रहे थे कि नहीं, हम एक कॉज के लिए तो कम से कम साथ हुए हैं, वो है राजवीर जी का कॉज। लेकिन राजवीर जी का केस का तो
परिवार की तरफ से, खासकर अंकल आंटी की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लीस्ट इंटरेस्टेड। अब आप बताइए कैसे आप लोगों को सच पता चलेगा, कैसे हमें सच पता चलेगा, कैसे हम सही गलत का फैसला करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कोई किसी को बोल रहा है आप पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, तो इसमें फैसला निष्पक्ष तो प्रशासन ही कर पाता है ना, कोर्ट कचहरी पुलिस ही कर पाते। लेकिन अगर उनके भी हाथ बांध दोगे तो फिर ट्रांसपेरेंसी तो हमें कभी भी नहीं मिलेगी। फिर तो हमें वही पता चलेगा जो सामने वाला हमें दिखाना चाह रहा है। अब उन सामने वालों में दोनों में से कोई भी हो सकता है। आखिर क्यों अपने बेटे के केस को लेके ये लोग सीरियस नहीं है? क्यों ये लोग इस चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ों की पिटीशन कर सकते हैं तो अपने बेटे के लिए पिटीशन देने में, उसके लिए इस केस को खुलवाने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? वहाँ पे क्यों हामी नहीं भरी गई? वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें सपना पे क्यों डाल दी गई कि सपना करेगी जो करेगी, सपना करेगी जो करेगी? अगर वो सपना का ही सब कुछ था, सपना का ही अगर सब कुछ था, तो फिर किस हक से सपना की सारी चीज़ें नहीं उसको दी गई कि ये मेरे बेटे का है, ये मेरे बेटे का है, ये हमारा है, ये हमारा है? क्योंकि जब न्याय की बात आई तो ये बोल दिया गया कि सपना खुद करेगी। तब भी तो वो आपका बेटा था। मुझे बस यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर सब चीज़ों के लिए आप लड़ने को तैयार हो, जस्टिस के लिए तैयार हो, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने साइबर सेल हर जगह के चक्कर काटने को आप तैयार हो, तो अपने बेटे के टाइम पे न्याय मांगने के लिए आखिर क्यों बार बार बुजुर्ग वाला कार्ड खेला जाता है? बार बार यही सिंपथी वाला कार्ड खेला जाता है। आप किसी भी अपने भी किसी लीगल एडवाइज़र से अगर इस केस को डिस्कस करेंगे ना नॉर्मल तरीके से भी, तो वो भी आपको एग्जैक्टली यही बताएंगे कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई फैमिली इतनी ज़्यादा घबराती है या आगे बढ़कर नहीं आती है जस्टिस के लिए। जबकि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी ज़्यादा सस्पिशियस है, आज तक के रिकॉर्ड में ऐसी फैमिली देखी ही नहीं है कि जो फैमिली आ ही नहीं, बाकी हर चीज़ के लिए आगे आ सकते हैं, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आगे आ सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। तो बस मुझे ये बता दो कि राजवीर भैया के केस में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके केस में आगे क्यों नहीं आ रहे? उनके केस में सब कुछ सपना ने क्यों करना है? आप ही कर दो ना, आप ही कर दो, ऑडियंस को संतुष्ट कर दो, अपनी आत्मा को संतुष्ट कर दो, उस ड्राइवर उस इंसान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दो। आज की डेट में सड़क पे इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतने सारे केस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग केस को छोड़ देते हैं। जिसने ये अपराध किया है उसको ये रियलाइज नहीं करवाते कि तूने कितना बड़ा पाप करा है, जिसकी सजा तुझे डेफिनेटली मिलनी चाहिए। इसकी कोई माफ़ी नहीं है, दुनिया की कोई कीमत कोई पैसा इस बात की माफ़ी नहीं दिला सकता कि आप सड़क पे चलते हुए किसी को जान से ख़त्म कर दो। इस बात की माफ़ी आपको मिल ही नहीं सकती। इस बात की आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो हमारे लॉ ने बनाया है वो मिलना चाहिए। बहुत आराम से इजीली राजवीर भैया का मैटर ही पैचअप कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया और दूसरे मैटर चले गए। जब कंप्लेंट नंबर आया तो ऑडियंस खुश हो गई कि चलो माँ बाप मिल के लड़ेंगे। बड़ी खुश होगी, मैं भी वीडियो बना रही थी, अब माँ बाप मिल के लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो टाई टाई फिश हो गई। लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या ही हो गया यहाँ पे। सो ये तो साफ दिख रहा है, साफ समझ में आ रहा है, एक बच्चा भी ये बात समझ ले कि राजवीर भैया के केस को लेके इनकी फैमिली वाले बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर ये बाकी चीज़ों के लिए लीगल एडवाइस ले सकते हैं तो अपने बेटे के लिए भी लेने में इन्हें चुटकी लगेगी, एक चुटकी। बाकी सारा काम पुलिस का है, इनका कुछ काम नहीं है फिर। लेकिन एक एप्लीकेशन, एक आवेदन तक देने के लिए ये लोग अपने हाथ से राजी नहीं हुए। और अब आप देख लीजिए ना कि ये सपना के ही खिलाफ 528 डाला है, और 528 तभी डलता है जब सामने वाला इंसान आपके ऊपर कोई ना कोई कंप्लेंट या एफआईआर करता है, तो उसको खारिज करने के लिए, उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए इस चीज़ का लोग यूज़ करते हैं, सेक्शन 528 का, जो कि सपना के खिलाफ, सपना की इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली सपना की इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ कर दिया है। और अगर ये ओके हो जाता है, ये मंजूर हो जाता है, तो सपना ने जो भी एफआईआर करी है वो रद्द हो जाएगी और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो सपना इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई है। वो जस्टिस के लिए आगे बढ़ भी रही है, सच झूठ के लिए, न्याय के लिए आगे बढ़ भी रही है, क्योंकि कानून किसी का नहीं है और कानून सबका है।
कानून सबका है, लेकिन जब उसने इस चीज, पहले तो क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, यहीं से ये बात प्रूव होती कि वो कुछ तो कर रही है, तभी इनको 528 लगाना पड़ा। अगर वो कुछ नहीं कर रही होती तो हाई कोर्ट में 528 क्यों लगता। ये चीज अपने आप में प्रूव है कि वो अपनी तरफ से एक्शन ले चुकी है लीगल, इसीलिए इन लोगों को यहां से 528 सपना के अगेंस्ट में लगाना पड़ा। यहीं से आप लोग समझ जाइए कि वो कर चुकी है। पहले तो क्यों नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे बंद कर दे, सोशल मीडिया पे बंद कर दे, अपने राइट्स के लिए ऑफ कैमरा लड़ो, ऑफ कैमरा लड़ो। और जब वो अपने राइट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लड़ रही है, तो फिर उसको रोका क्यों जा रहा है, क्यों इस इन्वेस्टिगेशन को रोका जा रहा है, क्यों इसको होने नहीं दिया जा रहा है, क्यों होने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग सोचो इस बात पे, सोचो इस बात पे कि क्यों होने नहीं दिया। कोई इंसान सच्चा है, वो गलत नहीं है, तो वो किसी चीज को रोकेगा नहीं, बोलेगा डंके की चोट पे आप करो तफ्तीश, आप निष्पक्ष जांच करो। हम गलत निकले तो हम अपराधी, आप निकले तो आप अपराधी, लेकिन निष्पक्ष जांच करो। लेकिन रोकता कौन है? वही तो इंसान रोकता है जो कहीं ना कहीं गलत होता है, जिसको कहीं ना कहीं गलत होने का ख्याल होता है। मेरी समझ, मेरी सूझबूझ यही कहती है। बाकी मैं किसी की सूझबूझ पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी की सूझबूझ को मैं अपनी जैसा बनाना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ, बाकी आप लोग भी अपने दिमाग से सोचिए और मुझे बस इतना बता दीजिए कि जांच होने से रोका क्यों जा रहा है, वेदर वो कोई भी जांच हो। क्या जरूरत पड़ी उस जांच को रोकने की, एफआईआर को खारिज करने की? क्यों इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने से रोका जा रहा था, जा रहा है अभी भी? और अगर अंकल साइबर सेल, कोर्ट कचहरी, इन सब के चक्कर काट सकते हैं, तो फिर अंकल अपने बेटे के लिए आवेदन देने में इतना हिचकिचा क्यों रहे थे? इसके लिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपनी बहू के ऊपर क्यों डाल दी? क्योंकि वहां से बहू करेगी, यहां से ये उस चीज की काट कर देंगे, वहां से बहू आगे बढ़ेगी, ये वहां से उसे रोकते रहेंगे, शायद इसीलिए। लेकिन अगर ये लोग आगे बढ़ते तो बहू इन्हें इन्वेस्टिगेशन करने से रोकती नहीं, इनको साथ और इनका सपोर्ट करती। लेकिन वो अकेले कर रही है तो उसको करने ही नहीं देंगे, इस केस को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ये लोग, ऐसा लग रहा है मुझे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि कैसे भी हो पर ये केस आगे बढ़े ही ना, बढ़ने से पहले ही, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। वही लग रहा है इस समय पे, वही साउंड कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस दबाव में कर रहे हैं, किस चीज को ना बाहर आ जाए उसे रोकने के लिए कर रहे हैं? आई डोंट नो, कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या क्या हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि मैंने हमेशा से बोला, ग्राउंड लेवल का हमें पता नहीं, ऑफ कैमरा हमें जाना नहीं। हम उतनी ही बातों पे जाएंगे जितनी हमें ऑन कैमरा दिखेंगी चीज़ें। जो भी ऑन कैमरा चीज़ें आएंगी सोशल मीडिया पे, उन चीज़ों के हिसाब से हम यहाँ पे रिएक्शन देंगे। बाकी आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मुझे ये मामला समझ में नहीं आया। मैं कुछ और समझ के बैठी थी 2 दिन पहले, पर ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ही अलग हो गया, चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई। कहाँ हुआ बना दी थी कि अब मिलेगा राजवीर भैया को इंसाफ, मुझे नहीं लगता। जिस हिसाब से सीन और सिनारियो चल रहे हैं ना, 2 साल पहले भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला और अभी भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि उनको इंसाफ मिल भी पाएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है। अब पहली बार मैं ऐसा केस सामने देख रही हूँ जहाँ पे एक परिवार वाले ही एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं और अपने ही खून के लिए। चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।